अस्सलाम वालेकुम। उज़ैर अहमद, Present, sir. अब्दुल रहमान, इब्तिसाम अहमद, आयशा बाबर, अब्दुल्ला नज़ीर, मलिक सलमान, फैसल अरशद, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, सैयद सलमान हसन, Yes, sir. राहील फयाज, Present, sir. हमजा तनवीर, इरफा फसी, मदीहा उमैर, राना हसनैन, Present, sir. ये हसनैन, आज आप लोगों का आउटलिविंग्स का पेपर शोइंग डे है। वो तो कॉलेज में आए होंगे मेरा ख्याल है। Yes, sir. Sir Abdul Rahman Faisal present. हाफिज मोहम्मद मुसब, Present, sir. Sir, Rana Husnain present. मोहम्मद अवैस मलिक, मोहम्मद उमर वकास, गुलाम नबी, Present, sir. रिजवान कदीर, Present, sir. हमजा अतीक, मोहम्मद उमर सिद्दीक, हसन रजा, जैन रेहान, Present. हिना अरशद, मोहम्मद शायान, Present. मोहम्मद राफे, मशहूद अहमद, सर मोहम्मद उमर सिद्दीक प्रेजेंट लगा दें 21। मशहूद अहमद, प्रेजेंट। मोहम्मद फैजान असगर, Present. हसनैन अनवर, Present, sir. फाहद आरिफ, Present, sir. मुशर्रफ रियाज, Present, sir. सामा कलीम, Present, sir. अली इजाज, Present, sir. एजाज हुसैन, Present, sir. अम्मार अहमद, Sir, Ijaz is present, sir. अम्मार अहमद, एहसान इकबाल, हसन काशिफ, Present. गुलशेर खान,
मोहम्मद हमजा, मुसब महबूब, लियाकत नसीम, Present, sir. मोमिन अदनान, ज़ीशान अली, Present, sir. मरियम मुमताज, रतुलैन, Present, sir. Sir. Mark present. क्या नाम बोला? Mohammed Mark. Sir, serial number 41 was present. 41 मुसब, 36 Amas. मुसब महबूब है। जी सर मैं प्रेजेंट हूँ। Sir, Mohammed Awais Malik भी present. मोहम्मद अवैस मलिक, अब्दुल रहमान फैसल किधर है? मेरी भी लगा रहा हूँ please. अब्दुल रहमान फैसल, उज़ैर अहमद, सलमान हसन है। Yes, sir. अच्छा, सलमान आपसे फिर आज क्लास शुरू करते हैं। कोई कोटेशन जो है क्लास के साथ शेयर करें, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Sir, Sir, attendance please मेरी. quotation तो नहीं. आयत यानी कि एक हाँ जी शाबाश। कोई आयत हदीस सर या कोटेशन आपको पसंद हो? सूरह बकरा की आयत नंबर 190 है सर। उसका तर्जुमा ये है कि और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज्यादती ना करो, अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। हाँ जी शाबाश, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। सर इसमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में यही है कि जिहाद का हुक्म दिया जा रहा है कि जिहाद को जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करके किया जाए। हाँ जी गुड शाबाश। अच्छा, लेक्चर मैंने अपलोड किया था, मेरा ख्याल आपने पिछला रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट टाइम हम पहुंच गए थे, हेक्स नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने कंप्लीट कर ली थी। आगे हम आस्की कोड और इसके चार्ट के ऊपर आते हैं। तो लास्ट लेक्चर से कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट लेक्चर? ओके, ये आज का लेक्चर पे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आस्की कोड से हम स्टार्ट करेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ, कहता है इट इज़ द अल्फा न्यूमेरिक कोड। ठीक है, तो ये अल्फा न्यूमेरिक इनफैक्ट इट इज़ abbreviation of alphabetic characters and numeric that are the Arabian numerals, and it is called ASCII interchange, American Standard Code for Information. ASCII is the abbreviation of American Standard Code for Information, and it says that it is used to represent alphanumeric characters. तो अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर्स के अंदर एक तो आपके ये अरेबियन न्यूमरल्स आ जाते हैं, फिर आपके कैपिटल एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं,
इसमें ये चीज़ भी याद रखनी है कि कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को अलहदा कोड असाइन किया गया जो 26 करैक्टर्स हैं अल्फ़ाबेट्स के, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, और जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं उनको 26 अलहदा कोड असाइन किया गया, तो 52 कोड्स तो यही हो जाते हैं। उसके बाद जो आपके न्यूमरल के 10 करैक्टर्स हैं फ्रॉम 0 to 9, 10 कोड्स इसके हैं। और इधर इसने ये मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ASCII कोड है इनफैक्ट इट इज़ अ 7-bit कोड, इट इज़ अ 7-bit कोड, और इसके अंदर 128 कम्बिनेशंस पॉसिबल है। आप इसके सेट के अंदर टोटल 128 कम्बिनेशंस फिट कर सकते हैं। तो ये जैसे अभी मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि 52 कम्बिनेशंस तो हो गई अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर्स के, 10 कम्बिनेशन हो गई न्यूमरल करैक्टर के, और बाकी जो बच जाती हैं वो जो आपको कीबोर्ड के ऊपर कुछ और सिंबल नज़र आते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये डॉलर हो गया, हैश हो गया, एंड का ऑपरेटर हो गया, स्टार, वो ब्रैकेट हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं, तो ये पूरा टेबल बनता है फिर जिसके अंदर इन स्पेशल करैक्टर्स को भी कोड असाइन होता है। और आगे कहते हैं द पैटर्न ऑफ ASCII कोड्स वर डिजाइन टू अलाउ फॉर इजी मैनिपुलेशन ऑफ ASCII डाटा। इसके ऊपर अभी आते हैं कि इसमें इजी मैनिपुलेशन आप किस तरह कर सकते हैं। कहते हैं डिजिट्स 0 through 9 आर रिप्रेजेंटेड बाय ASCII कोड्स 30 through 39. This enables a program to easily convert ASCII to decimal by masking of the 3 in the upper nibble. हाँ, तो ये इजी मैनिपुलेशन है। ये आपको बात समझ आई है इसने आखिरी बात क्या की है? हाँ जी, नो सर। ये कहता है, ये देखें, ये जो इसने कोड लिखा है ना, बल्कि हम आगे टेबल पे चलते हैं। ये टेबल, अच्छा, इसमें इसने अल्फ़ाबेट्स का कोड दिया लेकिन न्यूमरल्स का नहीं दिया, वो भी मैं तो लिख देता हूँ। ये तो सारे आपके जो सिंबल्स हैं अल्फ़ाबेट्स उनका कोड है, लेकिन अगर आप लिखें इधर हेक्स में 30 से लेके 39 तक, ठीक है, ये आपके पास हेक्स वैल्यू आ गई, और सिंबल इधर क्या होगा 30 के जो है ये कोड है 0 का, करैक्टर 0, ठीक है। इधर अब ये चीज याद रखनी, इट इज ए करैक्टर, वी आर डीलिंग दीज अल्फाबेट्स एंड न्यूमरल्स एज करैक्टर्स। ये जितने भी अभी न्यूमेरिकल करैक्टर्स आएंगे, ये आपका इंटीजर नहीं है प्रोसेस करने के लिए, इट इज ए करैक्टर, जिससे आप डाटा टाइप करैक्टर के साथ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। और यहाँ से आप चलते जाएं, ये 9 तक आएगा, ठीक है। तो कहता है कि ये जो करैक्टर 0 है इसका जो हेक्स कोड है इट इज 30, इसी तरह जो करैक्टर 9 है इसका जो हेक्स कोड है इट इज 39, ठीक है। अब आपको पता है कि 39 जो है ये जो आप अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये क्या बन जाएगा, 0 0 1 1, और जो 9 है आपका 1 0 0 1 आ जाएगा। तो कहता है कि इस कोड से अगर आपने डेसिमल वैल्यू 9 निकालनी है तो क्या करेंगे आप, सिंपल ये निब्बल 4 बिट के जो ग्रुप है ना, इसको हम कहते हैं निब्बल, आप इस निब्बल को 0 के साथ मास्क कर दें, यानी आप इसको एंड कर दें 0 0 0 0 और इसको 1 1 1 1। तो आप इसके साथ जब एंड करेंगे आप इसको डिस्कार्ड कर दें तो पीछे जो आपके पास नंबर बच जाएगा वो इनफैक्ट इसका बाइनरी वैल्यू है 9 का। तो यही ये बताना चाह रहा है, डिजिट्स 0 through 9 आर रिप्रेजेंटेड बाय ASCII कोड्स फ्रॉम 30 to 39. This enables a program to easily convert ASCII to decimal by masking of the 3 in the upper nibble, ठीक है। तो ये निब्बल की यही डेफिनेशन है, 4 बिट्स के ग्रुप को हम निब्बल कहते हैं। ये आगे हमने ये सारी अभी टेक्निकल टर्म्स मजीद डेफिनेशन के साथ पढ़नी है। 8 बिट का जो ग्रुप्स है इसको हम बाइट कह देते हैं। और ये मास्किंग का ऑपरेशन क्या है, ये जो मैंने ये मास्क क्रिएट किया, इट इज ए मास्क, जिसके अंदर मैंने अपर बिट्स को 0 कर दिया, लोअर 4 बिट्स को 1 कर दिया, और इस मास्क को जब मैं एंड इंस्ट्रक्शन के साथ दूंगा CPU या ALU को, तो इसमें जो रिजल्ट है वो आपको आउटपुट पे 1 0 0 1 दे देगा। तो इस ऑपरेशन को हम कहते हैं मास्किंग।
तो ये कहता है ये इजी मैनिपुलेशन करके आप ASCII कोड से एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह ये जो आपके बाकी अल्फाबेटिकल सिंबल्स हैं, इधर टेबल में सारे दिए हैं राइट साइड पे। ये जो मिडिल कॉलम है आपका ये वाला, ये सारे कैपिटल अल्फाबेट्स हैं फ्रॉम A to Z, और इनका कोड स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 41 और ये जा रहा है 5A तक। ठीक है, इसी तरह जो आपका कैपिटल स्मॉल अल्फाबेट्स है, इनका जो स्टार्टिंग कोड है दैट इज 61 और ये जा रहा है 7A तक। ठीक है, तो ये टोटल सिर्फ आप क्या है कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, तो 52 + 10 62 कम्बिनेशंस तो ASCII टेबल के अंदर यही ले लेती हैं। बाकी स्पेशल कैरेक्टर्स की इसके अलावा हैं जो आपकी बुक के अपेंडिक्स में दिया हुआ है, तो मैं रिकमेंड करूंगा अपेंडिक्स जाके आप वो लाजमी देखें। अपेंडिक्स F है गालमन। मजीद आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ASCII टेबल जो है इसको याद करना या फिर इसका कुछ वो ऐसा जिस तरह देखने की तो जरूरत नहीं है ना? हाँ, ये बंदे ने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसको याद करने की ज़रूरत है। मेरा आपको ये कमेंट है, आपको ये देख के याद हो जाएगा। इसमें याद करने का तरीका क्या है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि 0 जो न्यूमरल है इसका स्टार्टिंग कोड 30 है। समझ रहे हैं? यस सर। इससे अगर आपको ये फर्स्ट कोड याद है, इसका मतलब है आपको ये सारे कोड याद हो गए नंबर्स के। इसी तरह अगर आपको ये पता है कि कैपिटल A का जो स्टार्टिंग हेक्स कॉम्बिनेशन है या वैल्यू एट इज 41, अब आपको ये पूरा याद हो गया। आपने 41 से गिनती स्टार्ट करनी है, 26 अल्फ़ाबेट्स को काउंट करना है। इसी तरह अगर आपको ये याद है कि 61 का जो है ये स्मॉल अल्फ़ाबेट A इसका कोड है, तो अगर आपको ये 3 चीज़ें याद हैं तो आपको पूरा ASCII टेबल याद है फॉर अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशंस। स्पेशल कैरेक्टर्स का याद नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये जो आपने कहा है एंड करें इन दोनों को तो 9 आ जाएगा, लेकिन हाँ सर जी। हम इन्हें एंड करें तो 9 तो नहीं आ रहा हमारे पास। क्या आ रहा है आपके पास? सर 0 0 आएगा। 0 कैसे आएगा? ये देखें, बिट बाय बिट एंड करें। ये देखें, 1 के साथ 1 को एंड किया 1 आ गया, 0 के साथ 1 को एंड किया 0 आ गया, फिर 0 के साथ 1 को एंड किया 0 आ गया, इधर 1 के साथ 1 को एंड किया 1 आ गया, और इधर आपके पास ये सारी 0 इनके साथ एंड करते जाए तो क्या आएगा? ये बिट बाय बिट एंड करेंगे तो आपका ये आंसर नहीं आ रहा। यस सर, ठीक है। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो प्रोग्रामिंग में यूज होता है। अगर आपने C++ की एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग की है और आपका एक्सपीरियंस उसमें अच्छा है तो आपको पता होगा कि ये मास्क हम किधर यूज करते हैं। आपने एक कोड लिखा होगा जिसमें आप कोई नंबर आपको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मुझे अच्छी तरह याद है, जब भी आपके प्रोग्रामिंग कोड स्टार्ट होते हैं आपको ये नंबर दे दिया जाता है 69। ठीक है, फिर आपने को कहा जाता है कि इसके डिजिट्स अलग करें। अच्छा, अब ये तो डेसिमल नंबर है ना, तो इसमें आप परसेंट का ऑपरेटर यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये नंबर दे दूं हैग्स में कि 69 हैग्स में आपके पास अवेलेबल है और इसके आपने ये दोनों डिजिट्स अलग करने हैं, तो आप ये दोनों डिजिट्स कैसे अलग कर सकते हैं? आपको ये बिट मास्क बनाना पड़ेगा। आप इसको अगर 0F के साथ एंड करें तो आपके पास 9 आ जाएगा, और अगर आप इसको F0 से एंड करें तो आपके पास 6 आ जाएगा, और 6 को अगर आप 4 का राइट शिफ्ट दे दें, ठीक है, तो ये आपके पास 60 आएगा इनफैक्ट हैग्स में, या इसके बाद आप इसको 4 का राइट शिफ्ट दें तो आपके पास 6 बच जाएगा। तो ये प्रोग्रामिंग में एक तरीका है कि किस तरह आप मास्क बनाते हैं। इट इज़ ए बिट मास्क। ये हम आगे पोर्ट्स, जब पोर्ट्स के साथ डाटा मैनिपुलेशन करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर की पोर्ट्स को यूज़ करेंगे, उसमें भी ये बिट मास्क काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं।
अच्छा, इसमें ये बिट मार्क्स इधर भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये आपके पास एक बाइनरी नंबर है, मुझे इसकी सिर्फ 4th बिट को चेक करना है, या ये जो हाँ इधर से ये 4th बिट बन रही है, तो आप इसको किस तरह चेक कर सकते हैं कि ये 1 है या 0 है? इसके लिए आपको इस तरह का मास्क चाहिए, बिट मास्क 1 0 0 0। इसके साथ जब आप इसको एंड करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर 1 है तो आपके पास 1 आ जाएगा, अगर 0 है तो 0 है। मजीद आगे चलते हैं। अगला जो सेक्शन आ रहा है आपकी बुक में, इसका नाम डिजिटल प्राइमर रखा हुआ है, तो इसमें कुछ और टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है। तो बाइनरी लॉजिक सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस किया इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लेवल्स, कि जो आपका बाइनरी लॉजिक है सर्किट के अंदर ये वोल्टेज लेवल में किस तरह ट्रांसलेट होगा। तो ये कहता है कंप्यूटर्स यूज द बाइनरी नंबर सिस्टम्स बिकॉज द टू वोल्टेज लेवल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टू डिजिट्स 0 and 1. Then it says that signals in digital electronics have two distinct voltage levels. For example, a system may define 0 volt as logic 0 and plus 5 volt as logic 1. और ये इसने एक इधर बाइनरी सिग्नल्स का ग्राफ भी दिया हुआ है कि लॉजिक 0 जो है वो आपका इधर निचली साइड पे है और लॉजिक 1 जो है वो आपका ये ऊपर वाली साइड पे है। लेकिन इधर जो सबसे अहम सवाल है जो आपको फौरन करना चाहिए कि ये जो पूरा स्केल है फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट, इसमें लॉजिक 0 की क्या रेंज है और लॉजिक 1 की क्या रेंज है, ये आप बता सकते हैं? हाँ जी। अगर मेरे पास सर्किट में फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट आ रहा है या 3 वोल्ट आ रहा है, तो मैं इसको लॉजिक 1 या लॉजिक 0 किस तरह लूंगा? या मेरे पास 2.5 वोल्ट आ जाता है? सर 0 to 3 लॉजिक 0 होगी और 4 to 5 1 होगी। अच्छा, आप कहते हैं कि ये आपने डिफाइन कर दिया रीजन लॉजिक 1 के लिए और ये 0 के लिए, लेकिन ये आपने किस तरह असाइनमेंट कर दिया वोल्टेज लेवल्स को? जो बाइनरी के साथ आपने असाइनमेंट किया, इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर वो 4 और 5 को मैंने हाई वोल्टेज कंसिडर कर दिया और बाकी सारों को लो वोल्टेज। अच्छा, अब ये जो है ना, अब एक बंदा कह सकता है कि यार नहीं, मैंने 0 से 2 वोल्ट को लॉजिक 0 रखना है। एक बंदा कह सकता है मैंने 0 से 1.5 वोल्ट को लॉजिक 0 रखना है। एक कहता है कि 2.5 से नीचे है वो सारा लॉजिक 0 ले लो, इससे ऊपर लॉजिक 1 ले लो। ठीक है। अच्छा, अब इधर से जो है ना बहस हमारी शुरू होती है कि यहाँ से जो है ना, आपको पता है कि जो डिजिटल लॉजिक की टेक्नोलॉजीज है उसके दो बड़े फिरके बन जाते हैं, एक टीटीएल है, दूसरा सीमोस है। ये नाम सुने आपने? हाँ जी। नो सर। आपने जितने भी अपनी अच्छा, आपकी तो लैब हुई नहीं मेरा ख्याल है लॉजिक डिज़ाइन की, लेकिन आपने उसमें ये प्रोटियस सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा, उसमें आपने लॉजिक आईसीज यूज़ किए हैं ना? सर हमने कुछ सीमॉस की यूज की थी आईसीज। हाँ, तो ये आपको पता होगा कि जो लॉजिक आईसीज हैं वो टीटीएल और सीमॉस दोनों तरह की आती हैं, और स्पेशली ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर जिस टेक्नोलॉजी पे डिज़ाइन होता है ना, ये सारा सीमॉस टेक्नोलॉजी है। सीमॉस मेरा ख्याल एब्रीवेशन है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का। तो उस अब ये जो जितनी भी, अच्छा ये दो फैमिलीज नहीं है, ये तो दो मेजर फैमिलीज हैं, फिर आगे इनकी सब फैमिलीज हैं। फॉर एग्जांपल टीटीएल जो है इसका सप्लाई वोल्टेज है +5 वोल्ट, लेकिन इसकी एक सब फैमिली है जिसको हम LVTTL कहते हैं। ये तो है ना आपके पास जो दो मेजर फैमिलीज हैं, दीज आर TTL एंड सीमॉस, और इसकी एक सब फैमिली है LVTTL। इसी तरह इसकी एक सब फैमिली है LVCMOS। अब इसमें क्या होता है कि इस आईसी के सप्लाई वोल्टेज तो +5 वोल्ट है, लेकिन इसके +3.3 वोल्ट है, और इससे भी नीचे एक फैमिली है जिसमें सप्लाई वोल्टेज चले जाते हैं 1.8 वोल्ट पे। इसी तरह CMOS के आपको पता है सप्लाई वोल्टेज कहाँ तक जा सकते हैं? ये +15 वोल्ट तक जा सकते हैं।
तो ये जो जितना है ना कि आपका लॉजिक 0 का क्या डोमेन है वोल्टेज रेंज में, लॉजिक 1 की क्या रेंज है वोल्टेज डोमेन के अंदर, ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कौन सी है, टेक्नोलॉजी कौन सी है लॉजिक की, जिस पे आपका सर्किट बन रहा है। तो अब ये मैंने कुछ डाटा लिया है, नीचे इस वेबसाइट का रेफरेंस भी दिया हुआ है। तो ये कहता है कि जब आप TTL के ऊपर है, ये आपका TTL का ग्राफ है जिसमें आपने सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट रखा है। तो ये कहता है कि एक्सेप्टेबल TTL गेट इनपुट लेवल्स आर दिस, हाई आपने कहाँ से लेना है 2 से 5 वोल्ट तक, और लो की क्या डेफिनेशन है फ्रॉम 0 to 0.8। अच्छा, ये डिस्कशन इसीलिए भी ज़रूरी है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब ओवरऑल एक एम्बेडेड सिस्टम बनता है ना जिसमें माइक्रो प्रोसेसर भी है और मेमोरीज भी हैं और कम्युनिकेशन के चिप्स भी हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता वो सारे एक ही स्टैंडर्ड पे हों। उसमें से कुछ TTL चिप्स होंगे, कुछ CMOS होंगे, कुछ लो वोल्टेज TTL होंगे। ठीक है, तो इधर ये बताना ज़रूरी है कि अगर आपने फैमिलीज का ध्यान रखे बगैर एक सिग्नल दूसरे, एक गेट की आउटपुट है दूसरे की इनपुट से कनेक्ट कर दी, तो आपका सर्किट गलत होगा, वो नहीं चलेगा। उसकी रीज़न आपको इधर समझ आएगी। अब ये कहता है कि जो एक्सेप्टेबल TTL गेट आउटपुट सिग्नल लेवल्स हैं वो ये हैं, ये इनपुट पे एक्सेप्टेबल रेंज ये, लेकिन जो इसकी आउटपुट है वो इस रेंज में होनी चाहिए ये। इसी तरह अगर हम CMOS गेट के ऊपर आए तो ये कहता है जो CMOS के इनपुट सिग्नल्स का एक्सेप्टेबल लेवल है वो ये रेंज है इसकी, फ्रॉम 3.5 to 5 वोल्ट, लेकिन जो लो वोल्टेज रेंज है इसकी अब 0 to 1.5 वोल्ट है। ठीक है, इसकी 0.8 तक थी लेकिन इसकी 1.5 तक है। इसी तरह जो इसकी आउटपुट सिग्नल लेवल्स हैं, गेट की जो आउटपुट है वो कहता है इट शुड बी इन दीज लिमिट्स फॉर हाई एंड लो। ठीक हो गया। तो ये है आपके लॉजिक फैमिलीज एंड देयर वोल्टेज लेवल्स। इसमें जो दो सबसे बड़ी फैमिलीज हैं, या दो आप कह लें लॉजिक के दो जो बड़े फिरके हैं इस वक्त टेक्नोलॉजी वाइज, वो हैं हमारे पास CMOS एंड TTL। ठीक है, और इनका एक्सक्यूज मी सबसे सर, बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके एक ही सर्किट में CMOS IC भी लगे हुए हैं और TTL ICs भी लगे हुए हैं और आपने उनको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट डायरेक्टली कर दिया तो वो काम नहीं करेंगे। लेकिन आपने काम भी करवाना है, उसका क्या हल होना चाहिए वैसे? CMOS कहता है कि मैंने आउटपुट इस रेंज में देनी है, TTL कहता है मैंने इनपुट इस रेंज में लेनी है। ठीक है, अब ये जो इनके दरमियान एक कंफ्लिक्ट आ गया, इसको आप किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं? खास तौर पे ये आप देख रहे हैं ना कि जो TTL है, ये आप TTL का जो आउटपुट सिग्नल है, इधर इसने इसकी रेंज दी है फ्रॉम 2.7 to 5, दैट इज द एक्सेप्टेबल रेंज। लेकिन CMOS की अगर आप इसको गेट की इनपुट पे दे दें, वो कहता है कि 3.5 से नीचे इट इज अनडिफाइंड। ये कहता है कि 2.7 तक जो आप लॉजिक 1 ले सकते हैं, ये कहता है 3.5 से नीचे हम लॉजिक 1 नहीं ले सकते। लेकिन आपके सिस्टम में दोनों गेट्स लगे हैं, आपने TTL की आउटपुट को CMOS की इनपुट से कनेक्ट करना है, तो किस तरह करेंगे फिर? कोई तुक्का मारे। सर वोल्टेज रेगुलेटर से। वोल्टेज रेगुलेटर से मिलती जुलती एक टर्म यूज होती है लॉजिक के अंदर, इसको कहते हैं बफर। बफर का नाम सुना है आपने? उसका सिंबल जी इस तरह सर। का, यस सर। ये बफर है। अच्छा, ये जो बफर के आईसीज आते हैं ना, ये इसी लॉजिक की ट्रांसलेशन के लिए आते हैं कि अगर आपने CMOS के साथ TTL कनेक्ट करना है तो आपको बफर मिलेंगे जो इनपुट पे लेगा TTL और आउटपुट पे आपको CMOS देगा, ये वोल्टेज लेवल ट्रांसलेट करके। फिर आपको एक और बफर IC मिलेंगे जिसके अंदर आप उल्टा दे सकते हैं, यानी इनपुट पे CMOS दे दें और आउटपुट पे आप TTL दे दें। ठीक है, तो ये बफर की एक एप्लीकेशन है और ये लॉजिक को नहीं छेड़ता। अगर इनपुट पे 0 आ रहा है तो आउटपुट पे 0 ही आएगा, अगर इनपुट पे 1 आ रहा है तो आउटपुट पे 1 ही आएगा।
ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी तो इसमें मजीद कोई सवाल करें फिर आगे चलते हैं। सर ये जो बीच में इनके जो हायर लो के बीच में जो वैल्यूज़ हैं उस पे सर अगर अगर वो वोल्टेज इनपुट हो जाए तो सर फिर वो उसे किस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि वो हाई है कि लो है? हाँ, ये बंदे ने ज़बरदस्त सवाल किया। सवाल ये है कि अगर कोई लॉजिक लेवल, फॉर एग्जांपल आपका ये TTL ही चल रहा है और इस रीजन में आ जाए, इसकी इनपुट जो है आनी 2 वोल्ट तक चाहिए लेकिन वो इधर 1 वोल्ट आ जाए, तो ये जो है ना, अब आपका पूरा जो सर्किट है ये अब आपको अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देगा, अनडिफाइंड आउटपुट। आपने सर्किट डिजाइन करते हुए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि ये कंडीशन कभी ना आए। और ये कंडीशन वैसे किस वजह से आ सकती है, कोई बता सकता है? फॉर एग्जांपल आपका ये गेट है TTL, इसकी आउटपुट 5 कहीं जा रही है इसी तरह जैसे ये इसने दिखाई है, लेकिन किस वजह से वोल्टेज डाउन हो सकते हैं? अगर आप इस पे लोडिंग बहुत ज्यादा कर दें इस तरह, ठीक है, इस पे आप जितने भी आगे इनपुट्स कनेक्ट कर सकते हैं उनकी एक लिमिट है, इसको कहते हैं फैन इन लिमिट या फैन आउट लिमिट, इन दोनों के ये नाम है, फैन इन लिमिट्स, फैन आउट लिमिट्स। तो अगर आप इसकी जो आउटपुट करंट है वो इसकी लिमिट से एक्सीड करेंगे, इसके वोल्टेज डाउन होना शुरू हो जाएंगे, और अगर ये इससे नीचे आ जाते हैं 2 वोल्ट से, इसका मतलब है अब आपका सर्किट का जो डिजाइन है दैट इज इनकरेक्ट, इट विल नॉट वर्क एट ऑल। मजीद आगे चलें, कोई सवाल है इसमें? सर जो इनकी लेवल ये जो रेंजेस डिफाइन हुए हुए हैं ये सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है कि ये टाइप कौन सी है, ये TTL या CMOS? मतलब सर आप कह रहे थे ना कि इसके पीछे लॉजिक क्या होती है, तो सर इसमें बस ये जो हम पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हैं उस पर ही बस डिपेंडेंट है? ये असल में डिपेंडेंट है, जैसे आप एक लॉजिक फैमिली सिलेक्ट करते हैं ना, अब आपको उसकी डाटा शीट देखनी पड़ती है। डाटा शीट के अंदर ये सारी टॉलरेंस लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप CMOS गेट पे हैं, इसका IC जो मुझे याद पड़ रहा है, आप एक देख लें 4017, इट इज़ ए CMOS IC। इसी तरह 4001, इट इज़ ए CMOS IC। अब आप जब इसकी डाटा शीट खोलेंगे उसमें इसने ये टॉलरेंसेस सारी दी होंगी, लेकिन ये ज़्यादातर यही होता है कि विद इन वन फैमिली, जैसे ये सारी 40 की फैमिली चल रही है CMOS की, इसके अंदर ये टॉलरेंसेस सेम होंगी, लेकिन अगर आप फैमिली चेंज करेंगे तो उसमें फिर ये टॉलरेंसेस डिफरेंट हो जाएंगी वोल्टेज लेवल्स की। तो ये फैमिली डिफाइन करता है, इट इज़ डिफाइंड बाय द व्हाट इज़ द implementation technology of the gates. If it is TTL, then the tolerances of the logic 0 and 1 are different. If it is CMOS, then they are different. अच्छा आगे चलते हैं, आगे हमारे पास लॉजिक गेट्स का इंट्रोडक्शन आ रहा है। इधर ये आप तो इससे अच्छी तरह फेमिलियर होंगे, लेकिन एक बार इसका रिव्यू देना इधर ज़रूरी है, क्योंकि आगे मेमोरी के डिकोडिंग सर्किट्स में हम ये गेट्स यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास एंड ऑपरेशन है जिसका ये ट्रुथ टेबल आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, और इधर आपको ये भी पता होना चाहिए अगर मल्टीपल इनपुट्स आ जाएं इस तरह, तो मल्टीपल इनपुट गेट का ये जो आउटपुट है ट्रुथ टेबल है किस तरह बनेगा। इसी तरह और गेट है, इसके अंदर भी मल्टीपल इनपुट्स आ सकती हैं, ये इसका ट्रुथ टेबल है, दोनों इनपुट 0 है तभी इसकी आउटपुट 0 होती है, अदरवाइज इट्स आउटपुट इज ऑलवेज 1। इसी तरह लॉजिकल इन्वर्टर है, ये हमेशा आपको सिंगल इनपुट का मिलेगा, नॉट ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन मल्टी इनपुट नहीं हो सकता, और ये इसका ट्रुथ टेबल है, लॉजिक को इन्वर्ट कर देगा। ये जो है ना, इस हम आगे बड़े बड़े सर्किट्स देखेंगे मेमोरी डिकोडर के जिसमें हम ये मल्टी लेवल गेट लाजमी यूज़ करेंगे इस तरह का, मल्टी इनपुट, सॉरी मल्टी लेवल नहीं, मल्टी इनपुट गेट।
अच्छा, ये पिछले 3 तो थे हमारे पास बेसिक लॉजिक गेट्स। अब आगे ये फर्दर गेट्स के कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास ये XOR फंक्शन आ जाता है। ये भी आपका इधर 2 इनपुट के साथ से इसने ट्रुथ टेबल बना दिए। अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट आपकी 0 होगी, अगर इनपुट डिफरेंट है तो आपकी आउटपुट 1 हो जाएगी। लेकिन इसमें सवाल ये है कि आपको क्या कोई ऐसा XOR गेट मिलेगा जिसकी मल्टीपल इनपुट हो? हाँ जी, क्या यस सर। XOR गेट में ये चीज पॉसिबल है कि मल्टीपल इनपुट्स हो जाए, 2 से ज्यादा हो जाए? यस सर। ये कैसा XOR गेट होगा बस? अच्छा, XOR गेट का आपको सिंबल तो याद होगा ना, अगर 2 आपने इनपुट्स पे XOR ऑपरेशन करना है तो आप इस तरह लिख देते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने एक और के साथ भी ऑपरेशन करना है फिर आप इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो उसका तरीका यही है कि आप 2 गेट्स लगाते हैं इस तरह, इसके आगे एक और लगाएंगे, इसको आप Z देंगे और ये आपको आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं M कह देता हूँ आउटपुट को। और तो ये इसमें तरीका है कि अगर आपने ये वाला ऑपरेशन जो है एग्जीक्यूट करना है। और इसके बाद नैंड फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं। नैंड गेट आपको पता है क्या चीज होती है? इट इज एन एंड गेट विद एन इन्वर्टर एट द आउटपुट। ये जो बबल है हमारे पास ये इन्वर्टर को शो करता है। तो एंड गेट के आगे अगर आप इन्वर्टर लगा दें तो आपके पास बन जाएगा नैंड गेट। और ये भी मल्टीपल इनपुट एग्जिस्ट करती है इसकी। ये आपको आईसीज भी मिलेंगे जिनमें मल्टी इनपुट नैंड गेट एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद हम नॉर ऑपरेशन पे आते हैं। नॉर ऑपरेशन उसी तरह, इट इज एन और गेट विद एन इन्वर्टर एट द आउटपुट, और ये भी मल्टी इनपुट गेट एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो आपके 6 बेसिक गेट्स थे उनका ट्रुथ टेबल और उनके फंक्शंस आ गए। और इसमें जो चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ट्रुथ टेबल आपको हर मौके पे सारे जुबानी याद होने चाहिए, वरना आप मेमोरी सर्किट्स के डिज़ाइन के न्यूमेरिकल नहीं कर सकेंगे। आगे हम आते हैं ट्राई स्टेट बफर के ऊपर। ट्राई स्टेट बफर की डेफिनेशन इन्होंने इधर लिखी हुई है, कहते हैं ए बफर गेट डज नॉट चेंज द लॉजिक लेवल ऑफ द इनपुट, इट इज यूज्ड टू आइसोलेट और एम्पलीफाई द सिग्नल। बफर की एक एप्लीकेशन हमने पीछे देख ली है, वो ट्राई स्टेट बफर नहीं था, वो सादा बफर था। लेकिन ये ट्राई स्टेट बफर है। आपका इंट्रोडक्शन है इसके साथ, ये क्या चीज होती है, लॉजिक डिजाइन में नहीं यूज? सर, नहीं किया। अच्छा, ट्राई स्टेट बफर जो है ना, अगर मैं आपको इसका ट्रुथ टेबल लिख के दिखाऊं, अब आपको एक नए लॉजिक लेवल का पता लगेगा। हम कहते हैं कि हमारे जो किसी भी गेट की आउटपुट है वो या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। लेकिन इधर हम एक तीसरी आउटपुट लेके आएंगे, उसको हम कहेंगे Z। Z इज फॉर हाई इंपीडेंस स्टेट। इधर मैं लिख भी देता हूँ हाई इंपीडेंस। ठीक है, अब इसका अगर मैं ट्रुथ टेबल लिखूं तो वो किस तरह का होगा? इसके अंदर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, X है, ये कंट्रोल सिग्नल C है, और Y है। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल की 2 कॉम्बिनेशन है हमारे पास इस तरह, फिर ये है। तो ये कहता है कंट्रोल सिग्नल अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये आउटपुट को हाई इंपीडेंस स्टेट में रखेगा। कंट्रोल सिग्नल अगर 1 आ रहा है तो जो X है वो बाहर आ जाएगा। ये इसका ट्रुथ टेबल है। और इसके फंक्शन को समझने के लिए आप इस तरह ज्यूम कर लें कि ये इस तरह का बफर है जिसके आगे एक स्विच लगा हुआ है। ये मैं स्विच भी आपको बना के दिखा देता हूँ। ये एक बफर है जिसके आगे इस तरह का ये ग्लिच आ जाता है मेरे माउस में, इस वजह से लाइन लग जाती है। 1 मिनट में इसको डिस्कार्ड कर दूँ।
अच्छा, ये कहता है कि ये हमारे पास बफर है, ये इसके आगे एक स्विच लगा हुआ है जो कि कंट्रोल हो रहा है सी इसके साथ। ये आपकी आउटपुट है, ये एक्स है। तो अब आपको इसका फंक्शन समझ आया क्या? अगर कंट्रोल सिग्नल को मैं 0 रखूंगा, ये स्विच आपका ओपन है, इट इज ओपन, तो क्या होगा? आउटपुट पे क्या आएगा? कंट्रोल सिग्नल 0 का मतलब है कि स्विच ओपन है, तो आउटपुट वाई क्या होगी? फिर 0 ही होगी। नहीं, 0 नहीं होगी, यही तो बताना है आपको इधर। जहन पे जोर दें। ये ऐसा लॉजिक गेट है जिसके अंदर हमने स्विच इंट्रोड्यूस कर दिया आउटपुट पे, यानी वो आउटपुट को बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर देगा, ना 0 इधर से जाना है ना 1। अब इधर एक्स पे 0 आ रहा है और ये स्विच डिस्कनेक्टेड है, ओपन है, तो आउटपुट पे क्या आएगा? 0 आएगा। 0 का जी। मतलब है कुछ 0 वोल्ट्स, 1 का मतलब है +5 वोल्ट्स। अगर ये स्विच डिस्कनेक्ट है तो आउटपुट पे क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं हाई इंपीडेंस स्टेट या फ्लोटिंग स्टेट। द आउटपुट इज फ्लोटिंग। इसको हम सिंबल Z से रिप्रेजेंट करते हैं और हाई इंपीडेंस स्टेट भी इसको कह देते हैं। तो ये इसका फंक्शन है। ट्रुथ टेबल मैंने आपके सामने इसका लिख दिया था। तो आगे हमने इसकी एप्लीकेशन देखनी है क्या है। इसकी एप्लीकेशन जो एक बड़ी मेजर एप्लीकेशन है ना, ये कहता है कि इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम जब डिज़ाइन होता है, उसका जो आज तक आर्किटेक्चर है, इट इज़ अ शेयर्ड बस आर्किटेक्चर। शेयर्ड बस आर्किटेक्चर का मतलब है ये CPU लगा हुआ है, ये इसकी एक सिंगल बिट लाइन है जिसे मैं डाटा लाइन कह देता हूँ। अच्छा, इसने इसी डाटा लाइन के साथ कोई मल्टीपल चिप्स के साथ कम्युनिकेट करना है इस तरह। फॉर एग्जांपल ये कोई मेमोरीज हैं, अब इधर से डाटा जाना भी है और वापस भी आना है, यानी मेमोरी को इसने रीड भी करना है और राइट भी करना है। तो इसके लिए ये दो सेपरेट बसेस नहीं यूज करेगा, ये क्या करेगा? एक ही बस यूज करेगा इस तरीके से। ये इसकी डाटा बस है, ये मेमोरीज हैं जिनकी सबकी आउटपुट्स इसके साथ इस तरह कनेक्टेड है। इधर से डाटा ये रिसीव भी कर सकता है और इनको सेंड भी कर सकता है। इट इज ए बाई डायरेक्शनल बस। लेकिन आपको जो सर्किट्स का एलिमेंट्री नॉलेज है और जो उसके फंडामेंटल रूल्स हैं वो आपको पता है कि अगर आपके पास दो इस तरह के आउटपुट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो गेट्स में ले लेता हूँ, क्या मैं इनकी आउटपुट्स को इस तरह शॉर्ट कर सकता हूँ? क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नो सर। क्यों नहीं कर सकते? सर क्योंकि अगर आउटपुट्स दोनों गेट्स की अलग हैं तो फिर उसको हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं? अगर एक की 0 आ रही है दूसरे की 1 आ रही है हाँ, बल्कि तो आप कह लें हमारे पास ये आउटपुट कुछ भी नहीं होगा। लॉजिक से ज्यादा ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स का एक फंडामेंटल रूल है। आप कभी भी दो वोल्टेज लेवल, जो दो वोल्टेज सोर्सेज की आउटपुट को शॉर्ट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं दो वोल्टेज सोर्स लूं, एक 1 वोल्ट का, दूसरा 0 वोल्ट का, और इनकी आउटपुट को इस तरह शॉर्ट कर दूं और फिर आपसे पूछूं कि ये वोल्टेज लेवल क्या है, ये आप नहीं निकाल सकते। समझ रहे हैं ना? लेकिन अब हमने ये जो मैंने ये एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है, ये कहता है कि जितनी मेमोरीज का डाटा CPU को जाना है वो सारा एक ही वायर के ऊपर जा रहा है और सबकी आउटपुट शॉर्ट हुई हुई है। ये कैसे किया इसने? इसके लिए फिर हम यूज करते हैं ट्राई स्टेट बफर। अब मैं दोबारा ये गेट्स बनाता हूं आपके सामने, ये देखेंगे दो गेट्स हैं,
और इधर हमारे पास मजबूरी ये है कि हमारे पास एक ही डाटा लाइन है जिसके ऊपर ये डाटा लाइन है, जिसके ऊपर हमने इन गेट्स की आउटपुट को सेंड करना है। तो आप क्या करेंगे, आप 2 ट्राई स्टेट बफर लगा लें इस तरह। ये सॉरी ग्लिच आ जाता है, डायग्राम जरा मैं दोबारा बना दूं। इधर मैं एक इन्वर्टर ले लेता हूँ, इधर एक एंड गेट ले लेता हूँ, ये इनकी आउटपुट है। इसको आप शॉर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक डाटा लाइन है जिसपे हम डाटा भेज रहे हैं। अब इधर मैं 2 ट्राई स्टेट बफर लगा देता हूँ, ये वाले इस तरह। अब मैं इनकी आउटपुट्स को कर देता हूँ शॉर्ट, और ये मेरी डाटा लाइन है। ये कंट्रोल सिग्नल 1 है, ये कंट्रोल सिग्नल 2 है, ये डाटा बाहर जाना है। क्या अब ये चीज पॉसिबल है? हाँ जी, क्यों भाई, ये सर्किट वैलिड है या ये भी इनवैलिड है? मैंने 2 ट्राई स्टेट बफर्स की आउटपुट को शॉर्ट कर दिया। कोई बंदा, चलें, आपकी ब्रेक का टाइम भी हो गया, इस पे 5-10 मिनट सोचें, फिर हम दोबारा लेक्चर रिज्यूम करते हैं।